मुझे डर भी लगता है फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर। खुद ब खुद मंजिल नज़दीक आती गई, मेरा हौसला देखकर। सभी विद्यार्थियों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हो दीपक लक्ष्य हब यूट्यूब चैनल, जहां पर ध्यान दिया जाता है सिर्फ लक्ष्य पर। आपको डरना नहीं है, लक्ष्य को निर्धारित करके अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते रहना है। आपका हौसला देकर मंजिल खुद ब खुद कदमों में गिड़गिड़ाएगी। फोकस खुद पर करो, जब तक लोग तुम पर फोकस न करने लग जाएं। पैसों से मिली खुशी कुछ समय के लिए साथ रहती है, लेकिन अपनी मेहनत से मिली खुशी जिंदगी भर साथ देती है। सिर्फ अपनी ही नहीं, दूसरों की गलतियों से भी सीखो, क्योंकि लक्ष्य बड़ा है और समय कम है। कोशिश करने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। कुदरत ने आपको हीरा बनाया है विद्यार्थियों, लेकिन जो घिसेगा वही चमकेगा। अपनी मदद स्वयं करो, तुम्हारी मदद कोई और नहीं कर सकता है। तुम खुद के सबसे बड़े दुश्मन हो और खुद के सबसे अच्छे दोस्त भी। इतना मजबूत इरादा करो, जीतेंगे हम जरूर, खुद से ये आज ही वादा करो। जुड़िए हमारे चैनल से, नए हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाइए, ताकि आपको भी आने वाली कक्षाएं मिलती रहें। सभी लोग कक्षा को लाइक कमेंट कर शेयर कर दीजिए। कक्षा को पूरा देखिएगा विषय की कंप्लीट जानकारी के लिए, और अपने सभी मित्रों को चैनल से जोड़ते रहिए। और देखिए आज का पहला प्रश्न आपके सामने है। पर कारज देह को धारे फिरों, पर जन्य जथारत हुई दरसो। निधि नीर सुधा के समान करो, सब ही विधि सुंदरता सरसो। घनानंद जीवन दायक हो, कबो मेरे पीर हिये हरसो। कबो मेरे पीर हिये परसो। तो पूछा जा रहा है कि उपर्युक्त पंक्तियों में किसको संबोधित किया गया है। समुद्र को, बादलों को, गंगा को, सुजान को, कृष्ण को। तो इन पंक्तियों में जो है किसे बादल को संबोधित किया गया है। और ये पंक्तियाँ किसकी हैं? घनानंद जी की। इसका अर्थ क्या है? घनानंद जी बादलों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि पर कारज देह को धारे फिरो, यानी दूसरे के काम के लिए जो है अपने शरीर को बादलों ने धारण किया है, अर्थात वो वर्षा करते हैं जिससे लोगों का परमार्थ होता है। और निधि नीर सुधा के समान करो, यानी अपना जो नीर माने जल है उसको कैसे अमृत के समान कर लो। और सब ही विधि सुंदरता सरसो, हर प्रकार से उसमें सौंदर्य ही नजर आए। और घनानंद जी कहते हैं कि बादल क्या हैं? ये जीवनदायक है, अर्थात जो अपने पानी की जल की वर्षा करते हैं वो लोगों को जीवन देता है। कबो मेरे पीर हिये परसो, कभी क्या है मेरे हृदय की भी प्यास को शांत कर दीजिए, बुझा दीजिए। आगे घनानंद जी रीति काल में रीति मुक्त काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। इनकी जो प्रमुख काव्य रचनाएं हैं, सुजान सागर, इश्कलता, विरह लीला, वियोग वेल, कोकसार, कृपाकंद, रस केलिवल्ली, यमुना यश इत्यादि। और इनकी जो रचना विरह लीला है ब्रज भाषा में लिखी गई है, किंतु इसमें फारसी छंद का प्रयोग किया गया है। आपका अगला प्रश्न है, प्रबोध पचासा के रचनाकार कौन हैं? भूषण, देव, पद्माकर भट्ट, रस खान। तो प्रबोध पचासा ये रचना किसकी है? पद्माकर भट्ट जी की। और इनकी जो अन्य रचनाएं हैं, जैसे कि हिम्मत बहादुर वीरदावली, इसमें 211 छंदों में हिम्मत बहादुर का शौर्य वर्णन किया गया है, और यह प्रबंध काव्य के अंतर्गत आने वाला ग्रंथ है। प्रताप सिंह बिरुदावली, इसमें 117 छंदों में प्रताप सिंह का शौर्य वर्णन किया गया है, और यह भी एक प्रबंध काव्य है। राम रसायन,
इसमें वाल्मीकि के रामायण का छाया अनुवाद है, यानी ये वाल्मीकि रामायण का अनुवाद जैसा लगता ग्रंथ है। जगत विनोद, इसमें 6 प्रकाश हैं और 731 छंदों में नवरसों का विवेचन किया गया है। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या रीति मुक्त कविता की विशेषता नहीं है, उसको आपको बताना है। तो रीति मुक्त कवियों का प्रेम वर्णन व्यथा प्रधान है, ये विशेषता है। इनके प्रेम में उदात्तता है, रीतिबद्ध कवियों जैसी इंद्रिय वासना नहीं है, ये भी सही है। इस धारा के काव्य में कवियों की प्रेमानुभूति को आत्मा अभिव्यक्ति की शैली में स्थान प्राप्त हुआ है, ये भी विशेषता रीति मुक्त कविता में पाई जाती है। जो नहीं है वो है आपकी प्राचीन काव्य परंपरा का अनुसरण, इनकी उल्लेखनीय विशेषता है। अर्थात क्या है, प्राचीन काव्य परंपरा का अनुसरण नहीं किया है। और आपका अगला प्रश्न है, रीतकालीन काव्य की मुख्य प्रवृत्ति क्या रही है, यानी मुख्य विशेषता क्या रही है। नीति, राज प्रशस्ति, भक्ति, श्रृंगारिकता। तो रीतकालीन काव्य की जो मुख्य प्रवृत्ति है उसका नाम क्या है, श्रृंगारिकता। इसी के कारण जो है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने इसको श्रृंगार काल नाम दिया है। और रीतकालीन काव्य को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। आपका अगला प्रश्न है, रीतिकाल के संदर्भ में रीति काव्य किसे कहते हैं, जिसकी रचना विशिष्ट पद्धति अथवा नियमों को दृष्टि में रखकर की गई हो, जिसकी आत्मा अलंकार हो, जो गुण विशिष्ट रचना हो, जो भारतीय परंपराओं का वर्णन करे। तो रीतिकाल के संदर्भ में रीति काव्य उसे कहते हैं जिसकी रचना विशिष्ट पद्धति अथवा नियमों को दृष्टि में रखकर की गई हो। आपका अगला प्रश्न है, सतसैया के दोहरे जौनावक के तीर, देखन में छोटे लगें घाव करें गंभीर। किसके दोहों के लिए यह बात कही जाती है, रहीम, कबीर, तुलसी, बिहारी। तो ये बात जो है बिहारी के दोहों के बारे में कही जाती है। और बिहारी लाल ये रीति सिद्ध काव्यधारा के कवि हैं और इनकी एकमात्र रचना है बिहारी सतसई, जिसमें कुल जो है 719 दोहे पाए गए हैं। और इसकी भाषा साहित्यिक परिनिष्ठित ब्रज भाषा है, किसकी, बिहारी सतसई की। और डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने क्या कहा है कि यूरोप में बिहारी सतसई के समकक्ष कोई रचना नहीं है। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन आचार्य और कवि दोनों रूपों में जाने जाते हैं। घनानंद, केशव, बिहारी, देव। तो इनमें से जो आचार्य और कवि दोनों हैं उनका नाम क्या है, देव। और देव हित हरिवंश के अनन्य संप्रदाय में दीक्षित कवि हैं। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उसको हम देखेंगे। भाव विलास, अष्टयाम, भवानी विलास, राग रत्नाकर, कुशल विलास, देवचरित, प्रेम चंद्रिका, जाति विलास, शब्द रसायन या काव्य रसायन, सुख सागर तरंग, देव माया प्रपंच, देव शतक, सुजान विनोद, प्रेम तरंग इत्यादि। आपका अगला प्रश्न है, बरवै नाई का भेद किसकी रचना है। कृपाराम, रहीमदास, तुलसीदास, केशवदास। तो बरवै नाई का भेद ये रचना रहीमदास जी की है और यह अवधी भाषा में लिखा गया प्रथम रीत निरूपक ग्रंथ माना गया है। और इसकी रचना संस्कृत के भानुदत्त की रसमंजरी के आधार पर की गई है। संस्कृत, फारसी,
हिंदी मिश्रित भाषा में रहीमदास जी ने खेट कौतुक जातकम नामक रचना लिखी है, जो कि एक प्रकार का ज्योतिष ग्रंथ है। रहीमदास जी की जो अन्य रचनाएं हैं, रहीम दोहावली, नगर शोभा, श्रृंगार सोरठा, मदनाष्टक इत्यादि। आपका अगला प्रश्न है, काव्य निर्णय की रचना किसने की है? भिखारी दास, चिंतामणि त्रिपाठी, केशवदास, जसवंत सिंह। तो काव्य निर्णय भिखारी दास जी की रचना है। और इनकी जो अन्य रचनाएं हैं, रस सारांश, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, छंद आरणव पिंगल, अमर कोश, शब्दनाम कोश, विष्णु पुराण भाषा, शतरंज शतिका इत्यादि। आपका अगला प्रश्न है, रसिक प्रिया के रचनाकार कौन हैं? परमानंद दास, नंददास, केशवदास, सुंदर कविराय। तो रसिक प्रिया ये रचना किसकी है? केशवदास जी की। केशवदास की अन्य जो प्रमुख रचनाएं हैं, रामचंद्रिका, कविप्रिया, रतन बावनी, वीर सिंह देवचरित, विज्ञान गीता, जहांगीर जस चंद्रिका, नक्षिक, छंदमाला इत्यादि। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा है और राम स्वरूप चतुर्वेदी जी ने केशवदास की रचना रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा है। यानी जिस प्रकार से अजायब घर में विभिन्न प्रकार की चिड़िया पाई जाती है, वैसे ही रामचंद्रिका में विभिन्न प्रकार के छंद पाए जाते हैं। घनानंद की काव्य भाषा थी खड़ी बोली, अवधी, भोजपुरी, ब्रजभाषा। तो घनानंद के काव्य की भाषा कौन सी है? ब्रजभाषा। और घनानंद रीतिकाल में रीतिमुक्त काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है इनके विषय में कि ये साक्षात रसमूर्ति और ब्रजभाषा काव्य के प्रधान स्तंभों में हैं। घनानंद की जो प्रमुख रचनाएं हैं, जैसे कि सुजान सागर, इश्कलता, विरह लीला, वियोग वेल, कोकसार, कृपाकंद, रस की लिवल्ली, यमुना यश इत्यादि। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन रीतिमुक्त कवि नहीं है? घनानंद, बोधा, आलम, बिहारी। तो इनमें से बिहारी जी रीतिमुक्त कवि नहीं है। और बिहारी रीतिकाल में रीति सिद्ध काव्यधारा के अंतर्गत आने वाले कवि हैं। इनकी रचना का नाम बिहारी सतसई है, जिसमें 719 दोहे हैं और इसमें नीति, श्रृंगार, भक्ति इत्यादि सभी प्रकार के दोहे संग्रहित हैं। जबकि घनानंद, बोधा, ठाकुर, आलम, द्विजदेव ये सभी रीतिमुक्त कवि हैं। फिर आपका जो है अगला प्रश्न है, घनानंद की रचना नहीं है? सुजानसार, विरह लीला, साहित्यसार, कोकसार। तो इनमें से जो घनानंद की रचना नहीं है उसका नाम क्या है? साहित्य सार। और ये साहित्य सार रचना है किसकी? मतिराम जी की। मतिराम की अन्य रचनाएं कौन कौन सी हैं? फूल मंजरी, लक्षण श्रृंगार, रसराज, ललित ललाम, सतसई, अलंकार पंचाशिका, वृत्त कौमुदी इत्यादि। घनानंद की रचनाएं हैं सुजानसार, इश्कलता, विरह लीला, वियोग वेल, कोकसार, कृपाकंद, रस की लिवल्ली, यमुना यस आदि। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना सेनापति जी की है? रसराज, कवित रत्नाकर, राम रसायन, भाव विलास। तो इनमें से जो रचना सेनापति जी की है उसका नाम क्या है? कवित रत्नाकर। और कवित रत्नाकर जो रचना है इसमें 5 तरंगे हैं। कितनी? 5 तरंगे। 5 तरंग वैसे ही हैं जैसे रामचरितमानस में 7 कांड हैं। और 394 छंदों में राम कथा का चित्रण किया गया है। काव्य कल्पद्रुम यह जो है रीति ग्रंथ है। इनके विषय में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी लिखते हैं कि ये बड़े ही सहृदय कवि थे। ऋतु वर्णन तो इनके जैसा और किसी श्रृंगारी कवि ने नहीं किया है। सेनापति ये ब्रजभाषा के कवि हैं और इनका सर्वाधिक जो प्रिय अलंकार है उसका नाम क्या है? श्लेष अलंकार।
फिर आपका जो है अगला प्रश्न है, काव्य रसायन के रचयिता कौन हैं? देव, बिहारी, केशवदास, मतिराम। तो काव्य रसायन किसकी रचना है? देव कवि की। और देव हित हरिवंश जी के अनन्य संप्रदाय में दीक्षित कवि थे। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, भाव विलास, अष्टयाम, भवानी विलास, राग रत्नाकर, कुशल विलास, देवचरित, प्रेम चंद्रिका, जाति विलास, रस विलास, शब्द रसायन या काव्य रसायन, सुख सागर तरंग, देव माया प्रपंच, देव शतक, सुजान विनोद, प्रेम तरंग आदि। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा यानी कौन सी भूषण की रचना नहीं है? शिवा बावनी, रतन बावनी, शिवराज भूषण, छत्रसाल दशक। तो इनमें से रतन बावनी ये रचना भूषण जी की नहीं है। और रतन बावनी रचना किसकी है? केशवदास जी की। प्रिया, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, वीर सिंह देवचरित, जहांगीर जस चंद्रिका, नक्शिक, छंदमाला इत्यादि ये सभी रचनाएं किसकी हैं? केशवदास जी की। और शिवा बावनी, शिवराज भूषण, छत्रसाल दशक ये सभी भूषण जी की रचनाएं हैं। और भूषण जी मूलतः ये वीर रस के कवि थे। फिर आपका जो है अगला प्रश्न है, पंक्तियां दी गई हैं और पूछा जा रहा है कि ये पंक्तियां किसकी हैं? जग की कविताई के धोखे रहें, ह्या प्रवीणन की मति जात जकी। सोमनाथ, घनानंद, रसखान, ब्रजनाथ। तो ये पंक्तियां किसकी हैं? घनानंद जी की। और घनानंद जी ने कुछ प्रमुख पंक्तियां लिखी हैं, जैसे कि अति सुधो स्नेह को मार्ग है, जहाँ नए कुसयानप बाक नहीं, तहाँ साँचे चलें तजिया पुन पो, कपटी झिझकैं जो निसाक नहीं। यानी घनानंद जी क्या बताते हैं कि प्रेम का मार्ग सीधा सरल है, उसमें कुटिलता और चतुराई को तनिक भी स्थान नहीं दिया गया है, और वहाँ पर सीधे जो लोग हैं वही चल सकते हैं। और जो है पंक्ति दी गई है, मानुष हो तो वही रस खान, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। ये पंक्ति किसकी है? रसखान जी की, जिसमें रसखान जी बताते हैं कि मनुष्य वही हो जिसको यदि मनुष्य जन्म मिला है तो क्या है, गोकुल गांव में बसने की इच्छा अपनी प्रकट करता है। फिर आपका जो है अगला प्रश्न है, रीतकालीन कवि बिहारी की कविता को शक्कर की रोटी किसने कहा है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, पदम सिंह शर्मा, डॉक्टर नगेंद्र, महेंद्र कुमार। तो बिहारी की कविता को शक्कर की रोटी किसने कहा है? पदम सिंह शर्मा जी ने। और शक्कर की रोटी इसलिए कहा है, जैसे शक्कर की रोटी को जिधर से भी खाओ मुंह मीठा हो जाता है, वैसे ही बिहारी की कविता है, जिधर से भी पढ़ो जैसे भी पढ़ो क्या है, उसमें आनंद ही आनंद आपको नजर आएगा। फिर आपका अगला प्रश्न है, प्रबंध काव्य को वनस्थली और मुक्तक को गुलदस्ता किसने कहा है? डॉक्टर नगेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, नंदुलारे वाजपेयी। तो प्रबंध काव्य को वनस्थली और मुक्तक को गुलदस्ता आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। और डॉक्टर नगेंद्र जी ने क्या लिखा है? रीतिकाल के अंतर्गत राज्य आश्रित कवियों में से अधिकांश तथा जन कवियों में से कतिपय ऐसे थे जिन्होंने आत्मदर्शन की भावना अथवा काव्य रसिक समुदाय को काव्यांगों का सामान्य ज्ञान प्राप्त कराने के उद्देश्य से ब्रजभाषा में रीति ग्रंथों का प्रणयन किया है। अतएव इन कवियों की सबसे प्रमुख प्रवृत्ति क्या रही है? रीति निरूपण की। फिर आपका अगला प्रश्न है, अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रतनार,
जियत मरत झुकी झुकी परत, जहीं चितवत एक बार। पंक्ति किसकी है? सोमनाथ, रसलीन, पद्माकर, बिहारी। तो ये काव्य पंक्तियाँ किसकी हैं? रसलीन जी की। और आगे हम कुछ अन्य कवियों की पंक्तियों को देखेंगे, जैसे कि छंद रीति समुझे नहीं, बिन पिंगल के ज्ञान। किसकी है? सोमनाथ जी की। यानी जिसको छंद और रीति का ज्ञान नहीं है, फिर भी क्या है, वो छंद की बात करते हैं। ताही को रति कहत हैं, रस ग्रंथन की रीति। किसने लिखा है? पद्माकर जी ने। या अनुरागी चित्त की, गति समुझे नहीं कोय। ये पंक्ति जो है बिहारी जी की है। आपका अगला प्रश्न है, रस पीयूष निधि के रचनाकार कौन हैं? आचार्य सोमनाथ, चिंतामणि, मतिराम, देव। तो इनमें से रस पीयूष निधि किसकी रचना है? आचार्य सोमनाथ जी की। सोमनाथ जी की जो अन्य रचनाएं हैं, श्रृंगार विलास, पंचाध्यायी, सुजान विलास, कृष्ण लीलावती, माधव विनोद इत्यादि। चिंतामणि जी की जो प्रमुख रचनाएं हैं उसको भी हम देखते हैं। रस विलास, छंद विचार पिंगल, श्रृंगार मंजरी, कविकुल, कल्पतरु और काव्य प्रकाश इत्यादि। मतिराम जी की जो प्रमुख रचनाएं हैं उसको भी हम देख लेते हैं। फूल मंजरी, साहित्य सार, लक्षण श्रृंगार, ललित ललाम, रसराज, सतसई, अलंकार पंचाशिका, वृत्त कौमुदी इत्यादि। देव कवि की रचनाएं कौन कौन सी हैं? भाव विलास, भवानी विलास, जाति विलास, काव्य रसायन आदि। आपका अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण। प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जंबादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रजभाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ है। आचार्य शुक्ल का उक्त कथन किस रीतकालीन कवि के विषय में है? बिहारी, देव, घनानंद, रसलीन। तो ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का घनानंद जी के विषय में है। और घनानंद जी रीतिकाल में रीति मुक्त काव्यधारा के अंतर्गत आने वाले प्रतिनिधि कवि हैं। घनानंद जी की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? सुजानसार, इश्कलता, विरह लीला, वियोग वेल, कोकसार, कृपाकंद, रस केलिवल्ली, यमुना यश आदि। फिर जो है आपका अगला प्रश्न है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समाज शक्ति जितनी अधिक होगी उतना ही वह मुक्तक की रचना में सफल होगा, यह क्षमता बिहारी में पूर्ण रूप से वर्तमान थी। और ये कथन किस विद्वान का है? आचार्य शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर रामकुमार वर्मा। तो ये कथन जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। लिखते हैं कि जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समाज शक्ति जितनी अधिक होगी उतना ही वो मुक्तक की रचना में सफल होगा, ये क्षमता बिहारी में पूर्ण रूप में वर्तमान थी। फिर हम आगे बढ़ेंगे। आपका अगला प्रश्न है, रीतिकाल में नीति विषयक काव्यों की रचना में इनमें से किसने नहीं की है? वृंद, गिरधर कविराय, नागरीदास, दीनदयाल। तो रीतकाल में नीति विषयक काव्यों की रचना में वृंद ने भी लिखा है, गिरधर कविराय ने भी लिखा है, दीनदयाल कवि ने भी लिखा है, लेकिन नागरीदास ने नहीं लिखा है। नागरीदास यानी कि सावंत सिंह रीतकालीन मुक्तक शैली के कृष्ण काव्य के रचयिता हैं। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, मनोरथ मंजरी 1723 ईस्वी में लिखा, इश्क चमन, फाग बिहार, जुगल रस माधुरी, रास रसलता, रसिक रत्नावली इत्यादि। फिर जो है हम आगे बढ़ेंगे। आपका प्रश्न है क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता रीति मुक्त काव्य की मुख्य विशेषता नहीं है? भाव आवेग का उच्छल प्रवाह ये विशेषता है।
व्यक्तिपरकता ये भी है, सब प्रकार की रूढ़ियों से मुक्त ये भी है, जो नहीं है वो है विकल्प डी शैल्पिक चमत्कार प्रदर्शन, यानी अपनी शिल्प पद्धति का इन कवियों ने चमत्कार का प्रदर्शन नहीं किया है। और हम आगे बढ़ते हैं। अगला आपका प्रश्न है, हिंदी काव्यशास्त्र की निम्नांकित कृतियों का सही कालक्रम क्या है? रसिक प्रिया, कविकुल कल्पतरु, काव्य निर्णय, रस रहस्य। रसिक प्रिया, कविकुल कल्पतरु, रस रहस्य, काव्य निर्णय। रस रहस्य, काव्य निर्णय, कविकुल कल्पतर, रसिक प्रिया। कविकुल कल्पतर, रसिक प्रिया, काव्य निर्णय, रस रहस्य। तो इन कृतियों का जो सही क्रम है वो क्या है? विकल्प बी, यानी पहले रसिक प्रिया लिखी गई, फिर उसके बाद कविकुल कल्पतरु, उसके बाद रस रहस्य और उसके बाद काव्य निर्णय। ये रचनाएं किसकी हैं और कब प्रकाशित हुई उसको हम देखते हैं। जैसे रसिक प्रिया 1591 ईस्वी में केशवदास जी ने लिखा है। कविकुल कल्पतरु 1650 ईस्वी में चिंतामणि जी ने लिखा है। रस रहस्य 1670 ईस्वी में कुलपत मिश्र जी ने लिखा है। काव्य निर्णय 1746 ईस्वी में भिखारी दास जी ने लिखा है। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित लक्षण ग्रंथों को उनके क्या करना है? आचार्यों के साथ में सुमेलित करना है। चलिए हम देखते हैं कौन किसका ग्रंथ है। तो ललित ललाम ये मतिराम की रचना है। भाव विलास ये देवकवि की रचना है। काव्य निर्णय भिखारी दास की रचना है। और कविकुल कल्पतर ये चिंतामणि जी की रचना है। इस प्रकार हम आगे देखेंगे कौन सा कूट सही है। तो विकल्प ए जो है आपका सही उत्तर माना गया है और भाषा भूषण महाराज जसवंत सिंह जी की प्रमुख रचना है। फिर आपका जो है अगला प्रश्न है, निम्नलिखित काव्य ग्रंथों को उनके कवियों के साथ में आपको सुमेलित करना है। तो कौन किसकी रचना है ये जो है आपको बताना है। तो इनमें से जो आप देख रहे हैं शिवा बावनी ये किसकी रचना है? भूषण कवि की रचना है। और इश्कनामा किसकी है? ये बोधा की रचना है। विरह लीला किसकी है? ये घनानंद की रचना है। और गंगा लहरी ये पद्माकर जी की रचना है। फिर जो है इसका सही उत्तर क्या है वो हम कूट से देख सकते हैं। क्या है इसका सही उत्तर? वो है आपका विकल्प सी। और सुजान चरित जो है सूदन कवि की रचना है। फिर आपका अगला प्रश्न है, इनमें से किस विकल्प के सभी ग्रंथ लक्षण ग्रंथ हैं? कवित रत्नाकर, काव्य रसायन, रतन हजारा, ललित ललाम नहीं है। ललित ललाम, कविकुल कल्पतरु, ठाकुर ठसक, रतन हजारा नहीं हैं। विरह वारिश, भाषा भूषण, काव्य रसायन, कवित रत्नाकर नहीं है। जो इनमें से सभी ग्रंथ लक्षण ग्रंथ है वो है आपका विकल्प बी, यानी भाषा भूषण, ललित ललाम, कविकुल कल्पतरु, काव्य रसायन इत्यादि। और जो आप देख रहे हैं भाषा भूषण, ललित ललाम, कविकुल कल्पतरु, काव्य रसायन ये सभी जो है लक्षण ग्रंथ में आ जाते हैं। ठीक बात है। इसके अतिरिक्त ठाकुर ठसक तथा रतन हजारा ये सभी रीतकालीन ग्रंथ हैं जिनके रचयिता क्रमशः जो है यानी ठाकुर ठसक को ठाकुर कवि ने लिखा है और रतन हजारा रसनिध जी की रचना है। और विरह वारिश जो रचना है इसके कौन है रचयिता? बोधा कवि जी हैं। आपका अगला प्रश्न है, नीचे दी गई रचनाओं के आधार पर उत्तर दीजिए। अष्टयाम, अलंकार माला, राग रत्नाकर, अंग दर्पण यानी किस विकल्प की सभी रचनाएं देव की नहीं हैं? 1 और 2, 2 और 3, 3 और 4, 2 और 4। तो इनमें से जिसमें सभी रचनाएं देव की नहीं है वो है आपका विकल्प डी, यानी 2 और 4। अलंकार माला, अंग दर्पण ये रचनाएं देव की नहीं हैं। अलंकार माला ये सूरति मिश्र जी की रचना है और अंग दर्पण रसलीन कवि की रचना है। और उसके साथ साथ अष्टयाम
एवं राग रत्नाकर ये सभी देव कवि की रचनाएं हैं। आपका अगला प्रश्न है, किसी कवि का यश उनकी रचनाओं के परिमाण के हिसाब से नहीं होता है बल्कि गुण के हिसाब से होता है। शुक्ल जी का ये कथन किस रीतकालीन कवि के संबंध में है? सेनापति, पद्माकर, बिहारी, भूषण। तो ये कथन जो है शुक्ल जी का बिहारी जी के बारे में है, जिसमें लिखते हैं कि किसी कवि का यश उनकी रचनाओं के परिमाण के हिसाब से नहीं होता है बल्कि गुण के हिसाब से होता है। अर्थात क्या है, कोई कवि ऐसा है जो बहुत सारी रचनाएं लिख देता है तब वो बड़ा कवि माना जाएगा? नहीं। शुक्ल जी का पैमाना क्या है? जैसे बिहारी ने एकमात्र रचना बिहारी सतसई लिखी है, लेकिन उसमें बहुत सारे गुण माने जाते हैं, इसलिए बिहारी भी अपने आप में एक बड़े कवि हैं। और बिहारी रीतकाल में रीत सिद्ध काव्यधारा के अंतर्गत आने वाले प्रमुख कवि हैं। अगला आपका प्रश्न है, जन्म काल के अनुसार इन कवियों का सही काल अनुक्रम कौन सा है, वो आपको बताना है। देव केशव चिंतामणि पद्माकर, केशव चिंतामणि देव पद्माकर, चिंतामणि केशव पद्माकर देव, केशव पद्माकर चिंतामणि देव। तो जो सही अनुक्रम है वो है आपका केशव चिंतामणि देव पद्माकर। अब जो है हम इन कवियों का जन्म का वर्ष देखेंगे। जैसे कि केशवदास का जन्म 1555 ईस्वी में, चिंतामणि का 1609 ईस्वी में, देव का 1673 ईस्वी में और पद्माकर कवि का जन्म वर्ष 1753 ईस्वी है। आपका अगला प्रश्न है, स्थापना और तर्क के आधार पर आपको उत्तर देना है। क्या है स्थापना? इस काल को रीत काल कहने में किसी प्रकार का अव्याप्त दोष न होगा, क्योंकि प्रत्येक कवि द्वारा इसमें श्रृंगार को न्यूनाधिक रूप से ग्रहण किया जाना भी तो एक विशेष प्रकार की रीति है। ए आर दोनों सही, ए आर दोनों गलत, ए सही आर गलत, ए गलत आर सही। तो क्या स्थापना भी सही है और तर्क भी सही है? यानी जो आपका उत्तर सही होगा विकल्प ए और आर दोनों सही हैं। आपका जो है अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से किस ग्रंथ में सही काव्यांगों का विवेचन किया गया है? रसविलास, ललित ललाम, शिवराज भूषण, कविकुल कल्पतरु। तो इनमें से जो रचना है कविकुल कल्पतरु, इसमें क्या है, सभी जो है काव्यांगों का अर्थात सर्वांग विवेचन किया गया है। और कविकुल कल्पतरु ये चिंतामणि त्रिपाठी जी की रचना है। फिर जो है हम आगे देखते हैं, रसविलास किसकी रचना है? देव कवि की। और इसका विषय क्या है? रस। शिवराज भूषण किसकी रचना है? भूषण की। इसका विषय क्या है? अलंकार। ललित ललाम किसकी रचना है? मतिराम जी की। और इसका विषय क्या है? इसमें भी यानी अलंकार निरूपण किया गया है। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ मतिराम के द्वारा नहीं रचा गया है? रसराज, लक्षण श्रृंगार, रस रहस्य, साहित्य सार। तो इनमें से जो रचना मतिराम की नहीं है उसका नाम क्या है? रस रहस्य। और ये रस रहस्य रचना है किसकी फिर? तो ये है कुलपति मिश्र जी की। कुलपति मिश्र की जो अन्य रचनाएं हैं जैसे कि संग्राम सार, युक्ति तरंगिणी, नाक्षिक, द्रोण पर्व इत्यादि। मतिराम की जो प्रमुख रचनाएं हैं फूल मंजरी, लक्षण श्रृंगार, साहित्य सार, रसराज, ललित ललाम, सतसई, अलंकार पंचाशिका, वृत्त कौमुदी इत्यादि। फिर जो है आपका अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण, उनकी विरह ताप की अत्युक्तियों में दूर की सूझ और नाजुक ख्याली बहुत कुछ फारसी की शैली है। शुक्ल जी का ये कथन किस कवि के विषय में है? जायसी, बिहारी, सूरदास, घनानंद। तो शुक्ल जी का ये कथन बिहारी जी के बारे में है, जिसमें वो लिखते हैं कि उनकी विरह ताप की अत्युक्तियों में दूर की सूझ और नाजुक ख्याली बहुत कुछ फारसी की शैली से है। फिर
डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन क्या कहते हैं बिहारी के बारे में कि पूरे यूरोप में बिहारी सतसई के समकक्ष अन्य कोई दूसरी रचना नहीं है। फिर आपका अगला प्रश्न है, हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीतकाल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए। यानी ये कथन किसका है, यह आपसे पूछा जा रहा है। विकल्प हैं आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, जॉर्ज ग्रियर्सन, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो ये कथन किसका है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, जिसको इन्होंने अपने इतिहास में दिया है। और डॉक्टर नगेंद्र जी ने केशव दास को जो है प्रमुख स्थान रीतकाल में दिया है। और कालक्रम की दृष्टि से रीतकाल के प्रवर्तक कौन हैं, कृपाराम जी। फिर आपका अगला प्रश्न है, क्या है, भूषण विनु न विराजई कविता वनिता मित। कवि केशव ने अपनी कैसी अभिरुचि प्रकट की है, अलंकार प्रियता, रसिकता, प्रभुता प्रियता, भक्ति की आकुलता। तो केशवदास जी ने इन पंक्तियों के माध्यम से अपनी अलंकार प्रियता की अभिरुचि को दर्शाया है। यानी जिस प्रकार स्त्री का मुख आभूषणों के बिना सुशोभित नहीं होता है, उसी प्रकार अलंकारों के बिना कविता भी सुशोभित नहीं होती है। केशवदास का जो उपनाम है वो क्या था, वेदांती मिश्र। और ये निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित कवि हैं। केशवदास को रीति काव्य का प्रवर्तक आचार्य माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केशवदास को अलंकारवादी आचार्य माना है। और केशव, भामा, दंडी, उद्भट के ये अनुयायी थे। डॉक्टर विजयपाल सिंह जी ने केशवदास को कोर्ट का कवि कहा है। आपका अगला प्रश्न है, महाराज जसवंत सिंह के द्वारा रचित लक्षण ग्रंथ का नाम क्या है, उसे आपको बताना है। भाषा भूषण, अलंकार रत्नाकर, भूषण चंद्रिका, आनंद विलास। तो महाराज जसवंत सिंह ने जिस लक्षण ग्रंथ की रचना की है उसका नाम क्या है, भाषा भूषण। और जसवंत सिंह हिंदी साहित्य के प्रधान आचार्य और शिक्षक के रूप में प्रसिद्ध हैं। इन्होंने भाषा भूषण के 212 दोहों में अलंकार का परिचय दिया है। इनकी जो अन्य रचनाएं हैं, जैसे कि प्रबोध चंद्रोदय, अपरोक्ष सिद्धांत, अनुभव प्रकाश, आनंद विलास, सिद्धांत बोध, सिद्धांत सार आदि। आपका अगला प्रश्न है, क्या है, अली कली ही सो बंध्यो आगे कौन हवाल। उक्ति में कवि बिहारी का कौन सा रूप प्रकट हुआ है, दार्शनिक रूप, प्रवचनकर्ता रूप, उद्बोधक रूप, नीतिकार रूप। तो इन पंक्तियों में बिहारी का उद्बोधक का रूप है। यानी क्या है, महाराज जयसिंह के दरबार में ये दोहा लिख करके भेजते हैं, यानी एक उद्बोधन देते हैं और बताते हैं कि जिस प्रकार से ना अभी रस है ना पुष्प है, जैसे भौरा आसपास चक्कर लगाता रहता है, उसी प्रकार राजा जयसिंह जो हैं अपनी जो नई रानी है जिसका अभी अभी विवाह होकर के आया है उसके आसपास चक्कर लगाते हैं, यानी महल के बाहर ही नहीं निकलते हैं। तो इसमें बिहारी का उद्बोधक रूप जो है सामने प्रकट होता है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी लाल को रसवादी माना है, जबकि डॉक्टर नगेंद्र ने बिहारी को ध्वनिवादी स्वीकार किया है। और श्री राधाचरण गोस्वामी ने बिहारी को पीयूष वर्षी मेघ की उपमा दी है। फिर आपका जो है अगला प्रश्न है, जयपुर नरेश जगत सिंह के आश्रय में रहते हुए पद्माकर ने कौन सा ग्रंथ रचा था। चलिए हम देखते हैं, जगत विनोद, राम रसायन, हिम्मत बहादुर बिरुदावली, प्रबोध पचासा। तो जयपुर नरेश जगत सिंह के आश्रय में रहते हुए पद्माकर जी ने जो ग्रंथ लिखा था उसका नाम क्या है, जगत विनोद। आगे बढ़ते हैं हम।
इनकी जो अन्य प्रमुख रचनाएं हैं जैसे कि हिम्मत बहादुर बिरुदावली, पद्माभरण, प्रबोध पचासा, गंगा लहरी, प्रताप सिंह बिरुदावली, कल पच्चीसी इत्यादि। फिर आपका जो है अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल ने पद्माकर की भाव मूर्ति विधायिनी कल्पना की प्रशंसा क्यों की है? भाषा की ललित पदावली के कारण नहीं, लाक्षणिक शब्दों की छटा के कारण नहीं, सुंदर कोमल भाव तरंग के कारण नहीं। रामचंद्र शुक्ल ने पद्माकर की भाव मूर्ति विधायिनी कल्पना की प्रशंसा क्यों की है? क्योंकि इन तीनों गुणों से युक्त उन्होंने शैली का प्रयोग किया है, यानी ललित पदावली भी है, लाक्षणिक शब्द भी हैं, सुंदर कोमल भाव भी हैं, जिसके कारण इनकी कल्पना की प्रशंसा की है। और इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उसको हम देख लेते हैं। हिम्मत बहादुर बिरुदावली, पद्माभरण, जगत विनोद, प्रबोध पचासा, गंगा लहरी, प्रताप सिंह बिरुदावली, कल पच्चीसी, राम रसायन, अली जाह प्रकाश। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना घनानंद जी की नहीं है? उसे आपको बताना है। इश्कलता, सुजान हित, वियोग वेल, रस विलास। तो इनमें से रस विलास जो रचना है ये घनानंद जी की नहीं है। फिर है किसकी? ये देव कवि की रचना है। और ये रचना जो है राजा मोतीलाल को समर्पित करके लिखी गई थी। देव की जो अन्य रचनाएं हैं जैसे कि भाव विलास, अष्टयाम, भवानी विलास, राग रत्नाकर, कुशल विलास, देवचरित, जाति विलास, शब्द रसायन या काव्य रसायन, देव माया प्रपंच, देव शतक, सुजान विनोद, प्रेम तरंग इत्यादि। और जो है इश्कलता, सुजान हित, वियोग वेल, ये सभी रचनाएं घनानंद जी की हैं। फिर आपका जो है अगला प्रश्न है, नीकी दई अनाकनी फीकी परी गुहारी, तज्यो मनो तारन बिरदु बारक बारन तारी। बिहारी के इस दोहे में कौन सा भाव व्यक्त किया गया है? श्रृंगार, नीति, भक्ति, प्रकृति चित्रण। तो बिहारी के इस दोहे में क्या है? भक्ति का भाव प्रकट हुआ है। और बिहारी रीत सिद्ध कवि हैं। उनकी एकमात्र रचना है जिसका नाम है बिहारी सतसई, जिसमें 719 जो है दोहे माने जाते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये कक्षा आज यहीं पर समाप्त होती है। आपने हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत रीत काल के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सत्र आपको पसंद आएगा। लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों में शेयर करिए और अपने साथी मित्रों को हमारे चैनल से जोड़ते रहिए। हम आपको मिलेंगे पुनः अगली कक्षा में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय सभी को।